अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, सियासी जमातों के सियासत के मैदान के झगड़े अमूर मुमलिकत चलाने में भी रुकावटें पैदा करते हैं और वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। ऐसी ही कुछ सूरत हाल में वफाक और सिंध में बारहा नज़र आती है, जब बार बार मुख्तलिफ मामलात पर दोनों आमने सामने आ जाते हैं और ऐसे में पिसते हैं तो सूबे के अवाम। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो कराची के मसाइल की, जिसके लिए स्पेशल कमेटी भी बना दी गई थी कि इसके मसाइल को हल किया जा सके, लेकिन बार बार वही सियासी इख्तिलाफात सामने आ जाते हैं, कभी किसी जानिब से और कभी किसी जानिब से, और उसके बाद फिर सूरत हाल यही होती है कि मसला वहीं का वहीं रहता है और आपस में बिगाड़ पैदा हो जाता है। ऐसी सूरत हाल कल से आप नोट कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर छाई हुई है, जब कराची के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी के अंदर जो एक मीटिंग थी उसके अंदर की बातें बाहर आईं। ख़त लिखा गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि जी वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने बदतमीज़ी की, नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। वज़ीर आज़म को लिखा गया, ये ख़त लीक कर दिया गया और उसके बाद जवाबी ख़त भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पर अब दोनों ख़त मौजूद हैं और उसके बाद एक बयानबाजी का लामुतनाही सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसमें हम देख सकते हैं कि नासिर शाह साहब तो ये भी कह रहे हैं, सूबाई वज़ीर सिंध, कि जनाब हमारे पास तो एक वीडियो भी मौजूद है जो कि हम वायरल कर सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वफाकी वज़ीर ने कैसी ज़बान इस्तेमाल की। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ने भी अपना जवाब दिया है, तो जनाब ये उनका मौक़िफ़ सामने आया है और दूसरी जानिब जो सिंध हुकूमत है वो अलग से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे। ये सारे चक्कर में होगा क्या, क्या फिर मसाइल जो हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे और इन मसाइल को हल करने के लिए कहीं कोई नई कमेटी ना बन जाए? मुझे तो इस बात का डर लग रहा है। बहरहाल जनाब, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज सबसे पहले। और पहले लाली साहब, आपकी तरफ आते हुए आपको क्या फीलिंग आ रही है सर? वैसे तो दोनों तरफ से ही जब बयानबाजी की जाती है तो लहजे और जिस तरीके से हम देखते हैं कि अल्फाज का चुनाव होता है वो तो फिर माशाल्लाह ही होता है, तो फिर आपको क्या, आप जज कर सकते हैं कि किसकी गलती होगी किसकी नहीं? मैंने दोनों ख़त पढ़े हैं। मुराद अली शाह का था ख़त का जो ड्राफ्टिंग बहुत बुरा था, अली ज़ैदी का थोड़ा सा बेहतर था, उससे तो कुछ नहीं मुझे महसूस हो रहा है। दूसरी बात, मेरे ख्याल में व्यूअर्स को आप बताएं कि बैकग्राउंड क्या है। देखिए, बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है। ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ और एजुकेशन जो फेडरल गवर्नमेंट देख रहा था वो सब प्रोविंस के पास आ गया था, मगर इस शर्त पे आया था कि प्रोविंस भी उसको डिवॉल्व करें। एक और टाइप जो था वो KDA, KMC, कराची डेवलपमेंट, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनका क्या होना था, इनका भी फैसला होना था, इनको भी डिवॉल्व करना था। इसलिए इनके पास तो पैसे नहीं थे तनख्वाह देने के लिए, तो वो भी एक मसला था जिसको हल होना था। और एक तीसरा किस्म का बॉडी था और वो था जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वो क्या सॉलिड वेस्ट, इनको भी डिवॉल्व करना था। लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें जाने थे। तो जब ये नहीं हुआ तो इमरान खान गया और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के कमेटी सेटअप हुआ 18 नवंबर में 2018 में। और वो कमेटी में 6 लोग थे, 3 फेडरल लोग थे, अली ज़ैदी एक, और 3 प्रोविंशियल थे और चीफ मिनिस्टर एक, और उसके साथ 2 और। वो नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ है। तो अली ज़ैदी ने पूछा, भाई ये हो क्या रहा है? उन्होंने कहा, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैंने तुम्हें क्यों जवाब दूं, तुम्हारे को मैंने जवाब देना ही नहीं है। भाई मैं तो माफ़ करिए, अगर आप एक कमेटी बनी है इस पर्पस के लिए और एक आदमी फेडरल मिनिस्टर या जो भी हो, कुछ भी हो, अगर वो कोई भी होता, कमेटी का मेंबर है, कमेटी बनी हुई, कमेटी की मीटिंग हो रही है, आपका फ़र्ज था कि इसको ये करें, डिवॉल्व करें, आपने अभी तक नहीं किया, कोई प्लान ही नहीं है। और सबको पता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो लूट हुई है, जो काका साहब ने किया है, सबको पता है काका कौन था, किधर से आया और कितने पैसे लेके कनाडा भाग गया। माफ करिए, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल फूटने वाला है अभी सिंध में। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ 3 बड़े केसेस हैं। एक केस ये है कि 41 करोड़ का दादू शुगर मिल जो बिकना था, सब सिंध गवर्नमेंट ने कहा कोर्ट को कि नहीं, 41 करोड़ बहुत कम है, और आखिर यकीन करेंगे 9 करोड़ ओमनी ग्रुप को गया।
And there are hundreds of cases like मैं this. इस पे दोबारा भी आती हूँ कि जो उनके ऊपर, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, बहुत सारे एलिगेशंस हैं और इसके अलावा इससे पहले भी हैं, पहले भी आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस पर हम आते हैं बाद में, लेकिन अभी चूंकि ज़रा थोड़ा सा हमने डिस्कशन को खोलना है तो इमरान साहब से भी ज़रा मैं जो उनका ओवरव्यू है इस हवाले से वो जान लूँ। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है? वैसे तो हमेशा ये शिकायत की जाती है कि जो पीटीआई के वो ज़रा हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ शुस्ता नहीं है और शाइस्ता भी नहीं है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? वो तो ये कंप्लेन कर रहे हैं जो वज़रा हैं सिंध के कि जी उनका रवैया बहुत ही गैर मुनासिब था, पार्लिमानी नहीं था, ज़बान भी पार्लिमानी नहीं थी मीटिंग में, तो इस वजह से वो समझते हैं कि वो हक बजाने में ये तरीक़ाकार नहीं होता। जब मीटिंग में आप बैठते हैं तो सुनने भी पड़ती है, लेके मिल के चलते हैं ना चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये हुक्मरानों के इख्तलाफात, उनकी अना और तकब्बुर ही है जिसने कराची को इस हाल तक पहुंचाया। मुझे ये बताएं कि मीटिंग्स में ऊंच नीच हो ही जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस ऊंच नीच को इस सतह तक ले जाना, आप ये देखें कि एक तो बात ये तय है कि पीटीआई के लोगों का ये वतीरा भी है, वो ज़रा बदतमीज़ी को, अग्रेसिव होने को ज़रा अपना फ़ख्र भी समझते हैं और अपना प्लस पॉइंट भी समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में मेरी नज़र में तो वज़ीर आला सिंध ने भी गैर ज़रूरी तौर पे मज़लूम बनने की कोशिश की है और अली ज़ैदी ने भी गैर ज़रूरी तौर पे हीरो बनने की कोशिश की है। दोनों तरफ से ही गैर ज़रूरी तौर पे ये कोशिशें की गई। भाई देखिए, एक मीटिंग हुई, आपस में तलकलामी हो गई, उसके बाद आपने फिर अपर चैनल पे चले गए। अच्छा, अगर वज़ीर आला ने ख़त लिख दिया तो ये भी सिर्फ उसका खत का जवाब उसी तरह से देते, फिर वो खत इस तरह से सोशल मीडिया पे पब्लिक करना, फिर पूरी एक उसको मूवमेंट बना देना, और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से सईद गनी साहब का या नासर अली शाह साहब का, बाकी वज़रा भी मैदान में उतर आए, इसी तरह से आके उस पर वो कहना। देखें, वज़ीर आला की इज़्ज़त पे कोई दूसरी बात नहीं है, हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स भी होती है, वो वज़ीर आला हो, वो वज़ीर हो या एक आम शख्स, ठीक है, सबको एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर ये हो गया तो इतना बड़ा नहीं था कि इसका इतना मसला बना और पब्लिक करने से फिर ये भी एक मामला होता है ना कि वो आपके लिए फिर ईगो का मसला बन जाता है, फिर आपको अपने आप को डिफेंड और उसके अलावा फिर ये कि अब देखें, जब नासर अली शाह साहब ने ये कहा कि हम वो सीसीटीवी फुटेज जो है हम वायरल कर देंगे, तो उन्होंने कहा जी आप कल करते आज करें, हम तो आपकी करप्शन पे करेंगे। अब वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी में भले उनका शुमार बेहतर लोगों में होता है, लेकिन उनके हवाले से भी ये मौजूद है कि जब वो वज़ीर ख़जाना थे सिंध के, उस वक्त के भी कुछ केसेस हैं। फिर ये वज़ीर आला के तौर पे तो ये सारी चीज़ें नया एक पंडोरा बक्स खुलेगा। असल में ये कहानी जो है वो ये है कि ये सारा कराची पे कब्जा करने की कोशिश है। कराची का मामला ये है कि एमक्यूएम क्योंकि अब वहाँ पे कमज़ोर हो चुकी है, पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि आगे क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, अब मामला क्योंकि ये जो रुका हुआ था मर्दमशुमारी वाला, वो क्योंकि एमक्यूएम का और वफाक का तय हो गया। अब इन्हें ये पता है कि जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे तो उसमें पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हम हीरो बन जाएं और वहां पे कराची पे कब्जा कर दें। पीटीआई की ये कोशिश है कि क्योंकि हम वहां डिलीवर तो उस तरह से कर नहीं सके, हालांकि कराची ने पीटीआई से बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, वहां इन्हें इतनी सीटें दी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, अब क्योंकि वो डिलीवर उस तरह से कर नहीं सके तो वो मजलूम, वो तो कहते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है ना सिंध में, हम कैसे डिलीवर करें, और उसके लिए उन्होंने कमेटी भी इसलिए बनाई थी कि चलो मिलके ही कुछ डिलीवर कर देंगे। सिर्फ आप दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वफाक अपने तौर पे भी बहुत कुछ वहां कर सकता था। असल सिर्फ ये है कि ये दोनों ही कराची वालों को एक दफा फिर बेवकूफ बना के तो अपना उल्लू सीधा। चले, मैं हिलाली साहब कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं, उनकी राय। हिलाली साहब, ये कब्जा करने के लिए काम क्यों नहीं करते? मुझे तो ये समझ नहीं आता, लड़ के क्यों कब्जा करते हैं? भाई डिलीवर कर दें, परफॉर्म कर दें, लोगों के लिए अच्छा काम करें, लोग खुद ही आपको हाथों हाथ लेंगे, कब्जा भी हो जाएगा आपका। ये कौन सा तरीका है लड़ के कब्जे करने का? व्हाट डू यू थिंक, असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि देखिए उसने क्या कहा आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, और जो भी गालियाँ दिए या नहीं दिए खुदा जाने, मगर वो सब छोड़ दें। क्यों इसने कहा आई एम नॉट आंसरेबल टू यू? माने सवाल क्या था? सवाल ये था कि चीफ मिनिस्टर साहब 2 साल हो रहे हैं,
आपने वो जो काम करना था, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को जो डिवॉल्व करना था, आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं पूछ रहा हूं। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, उसका मतलब मैं तुम्हारे को जवाब मेरे देना। ये है वो 18th अमेंडमेंट का इनके कीड़ा जो इनके दिमाग में है। ये समझते हैं कि इसलिए ये इधर इलेक्ट होके आ गए हैं प्रोविंस में, तो हम अंडर द 8th अमेंडमेंट जो भी हम करें ये हमारा फैसला है, आप पूछ भी नहीं सकते। तो ये कमेटी बनाना नहीं था ना, ये कमेटी आपने कहना था उस वक्त, खड़े होके कहना था जाओ जहन्नम, सिंध हमारा है, हम हर चीज इधर कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, तुम नहीं पूछ सकते। नहीं हुआ उस वक्त, तो आपको जरूरत, इधर इस वक्त आपकी जरूरत नहीं है। इस वक्त आप छुपाने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं, इसलिए कि आप एक इदारा, हर बिल्डिंग सिंध में किमाड़ी से लेके कश्मीर तक, आप यकीन कर सकते हैं कि एक इदारा से आप और एक आदमी से आप इजाजत लेना पड़ता है। कैन यू बिलीव इट कि अगर कश्मीर में एक बिल्डिंग है या किमाड़ी में एक बिल्डिंग है, आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाके 10 लाख 20 लाख रिश्वत दे के आपको काम करना पड़ता है। और हमें कैसे पता, इसलिए कि काका जो पिपलिया जो उसके दुरानी के दफ्तर में होता था, उसको 3-4 प्रमोशन दे के हेड बन गया, और वो इस वक्त किधर है, पैसे लेके करोड़ों लेके भाग गया है। तो ये नहीं चाहते कि सॉलिड वेस्ट का क्या मतलब है, गुजर नाले पे लोगों ने, इन्होंने जमीन बेचा है, किसको बेचा है, गरीबों ने खरीदा है, और अब वो कह रहे हैं जमीन गलत है वापस दो। वो तो पैसे लेके चले गए, वो गरीब ने जो पैसे लिया है वो उसकी पैसे गायब हो गए। सही, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। और आप चीफ मिनिस्टर हैं 12 साल, आप तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आई डोंट नो अगर वो केसेस आपके खिलाफ सही है कि नहीं, खुदा करे ना हो, शुरू में तो आपको बड़ी तेजी सबूत से देना पड़ेगा। वैसे पता चल रहा था, मगर एक चीज मैं बता दूं, लेकिन अब तो वो काफी मैं बता दूं, जी सर, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यही अगर आप करते, चीन में 3 दफे आपको सजाए मौत मिलता। गोली मारते, फिर अस्पताल ले जाते, गोली निकालते, आप ठीक होते, फिर गोली मारते, फिर निकालते, फिर ठीक होते, फिर गोली मारते। व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया इस मुल्क को, इस हालत हो गई है। और आप अभी लड़ रहे हैं कि जी मैं से बदतमीजी हुई है। हिलाल साहब बिल्कुल सही है, आपके कंसर्न्स अपनी जगह, लेकिन इमरान साहब जो आप कमेंट करना चाहें ज़रूर, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा इसमें सवाल भी ऐड कर लें। जो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि बार बार ये जो हर मामले पर हम देखते हैं ना कि ये चीज़ें हो रही हैं, आपको नहीं लगता है कि जो सिंध में एक डिफरेंट उसकी सियासी जमात की आ जाती है, अगर गवर्नमेंट और वफाक में कोई और होती है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अब ये देखने में आ गई है चीज़ कि उसकी वजह से काम रुक रहे हैं। वो जो मामलात जिस तरह से एक आपकी कम से कम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काम के हवाले से वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, वो नहीं होता सियासी जमातों में। समीना बात ये तो अब आवाम की मर्जी है ना कि वो किसे वोट देते हैं। अगर सिंध के अवाम ये समझते हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट देना और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बननी है, तो फिर ज़बरदस्ती तो आप PTI की या किसी और जमात की हुकूमत नहीं बना सकते। उनके लोग अगर ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ उनके लिए बेहतर है तो वो उसे वोट दे देते हैं। मैं हिलाली साहब की जो बात थी उस पर ज़रूर एक कमेंट करना चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध ने जो ये कहा है कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, इस पर तो बड़ा एतराज़ किया जा रहा है। लेकिन आप ये भी देखें कि वो कहते हैं कि उनको प्रोवोक किया गया ये कहने के लिए, क्योंकि अली जैदी ने इतनी बदतमीज़ी से उनसे बात की कि वो मजबूरन उन्होंने ये कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वज़ीर आला सिंध बिल्कुल अपराइट है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वज़ीर आला सिंध की जगह कोई आम आदमी भी हो, तो अगर आप उससे शाइस्तगी से कुछ बात करें तो कुछ और जवाब होता है। लेकिन अगर आप उससे बदमाशी के आलम में बात करें या इस तरह से बात जो मेरा बेसिकली सवाल का मकसद था वो यही था। वो तो जाहिर सी बात है, अवाम की मर्जी है। KP में वो PTI भी आई, पंजाब में नून लीग थी, सिंध में सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। द थिंग इज के सियासी चीजें अपनी जगह, लेकिन जो वर्किंग रिलेशन है, जो आपस के उमूरे मुमलिकत चलाने हैं, उसमें तो चीजों में गुंजाइश पैदा करनी होगी। आपको याद होगा जब पंजाब में शहबाज शरीफ थे वजीर आला और सिंध में वहाँ मरकज में पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने पंजाब में काम किया और तब भी उनकी शहबाज स्पीड में शुरू हुई।
यानी अगर आपकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत भी वाकई कुछ करना चाहे तो कर सकती है, उनके हाथ तो नहीं किसी ने बांधे होते। इसी तरह वफाकी हुकूमत भी अपने तौर पे जो कुछ करना चाहे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये करना ही नहीं चाहते। कराची के लिए खास तौर पे ना सिंध गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है ना वफाक करना चाहती है, ये दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, लेकिन मुझे बस लास्ट शॉर्टली, हिलाल साहब आपको लगता है ये लड़ाई झगड़ों में कराची का जो मामला था वो मसाइल वहीं के वहीं रह जाएंगे और ये बस लड़ाई झगड़े ही करेंगे और कोई इनसे उम्मीद नहीं है, या फिर आपको लगता है कि वजीर आजम पढ़ के बीच में कुछ मामला सेटल करवा देंगे? नहीं, मेरे ख्याल में दिस इज गॉन टू फार, ये बहुत दूर चले गया है। ये जो इनकी लड़ाई है, ये हर चीज पे इनकी लड़ाई हो गई है। इस मुल्क में इस वक्त सिस्टम चल नहीं रहा है, ये स्टॉप पे आ गया है। दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग। और मेरे ख्याल में, माफ करिए, मैं फिर से कहता हूं, इस सब चीज का कसूर है इंसाफ। इंसाफ टाइम पे नहीं मिलता। 12 साल हो गए एक आदमी के खिलाफ चार्जेस हैं, कुछ नहीं। 3 साल, 2 साल, 2.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट आया है, उसी चार्जेस, कुछ नहीं। राइट। ये मैं माफ करिए, जब तक ये फैसले नहीं होते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? बस एक एक को गालियां गलोच देख के क्या हो सकता है? बस एक गंध है जो उछाला जा रहा है, लेकिन बात किसी तरफ लगती नहीं है। हर कोई मौक़िफ़ की हिमायत करता है और अपने मौक़िफ़ को ही सही कहता है। बहरहाल जनाब, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये डिफरेंसेस इस हद तक बढ़ जाएं अगर कि वर्किंग रिलेशन मुतासर होने लगे तो यकीनन इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का होता है। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं तो कुछ सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कौन किसको कितनी सीटें देने वाला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट की इलेक्शन की आमद है और सफ़बंदियाँ हो रही हैं, कौन किसको सपोर्ट करेगा। पीडीएम वाले अपनी तौर पर प्लानिंग्स कर रहे हैं और हुकूमत अपने किले मजबूत कर रही है और इसलिए वो इत्तेहादी जमातों को खूब आओ भुगत भी कर रही है। देखा जाए तो काफ़ली की 10 नशिस्तें हैं जनाब पंजाब में और उसको अब खबरें यही आ रही हैं कि एक नशिस्त सेनेट की दी जा रही है, पीटीआई की जानिब से ऑफ़र की गई है। वज़ीर आज़म साहब की बात भी हुई है कि इस मामले में ताउन किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, जानने की कोशिश यही है कि क्या जो पीडीएम की मूवमेंट है उसकी वजह से भी जो एक प्रेशर है उसकी वजह से भी इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए ये सब ऑफ़र्स हैं और वैसे भी क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं सियासी तौर पर, इस पर बात कर लेते हैं। इमरान साहब, क्या जो नंबर गेम है चूँकि बड़ी क्लोज है उसकी वजह से थोड़ा सा कर रहे हैं या पहले से ये कोई लंबा प्लानिंग है इनकी इत्तेहादियों के साथ? आप सिर्फ ये देख लें कि ये सियासी ज़रूरतें और मसलहतें इंसान से क्या क्या कराती हैं, ये कितनी जालिम हैं कि एक ऐसी जमात जिसके सरबराह के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। पहले उनको 10 नशिस्तों की वजह से आपने स्पीकर पंजाब असम्बली बनाया, अब आप उनको सेनेट की एक सीट भी ऑफ़र कर रहे हैं। और मसला सिर्फ ये है कि अब इमरान खान साहब को ये यकीन हो गया है कि क्योंकि अब ये मामला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ये चाह रहे हैं कि जी तहरीक अदम इत्माद का मामला हो जाए और शहबाज शरीफ और जरदारी इस मामले पे, इस मौक़िफ़ पे उनका इत्तफाक राय भी है, तो फिर अब वो ये समझते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया और जिस तरह से शवाहिद ये बताते हैं कि गैबी कुव्वतों की भी मदद शायद उनके साथ शामिल हो जाए, तो फिर हुकूमत के साथ गैबी कुव्वतें अगर ना होंगी जैसा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में थी, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने साथियों के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। और यही नहीं, पीटीआई वालों को भी मुबारक हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अब अपने पीटीआई के जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे भी मिलने का इरादा कर लिया। अच्छा। हाँ जी, और उनसे भी उन्होंने जो है सिलसिला मुलाकातों का होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब सियासी तौर पे ज़्यादा एक्टिव होने जा रहे हैं, जो कि मैं समझ तो अच्छी बात है, उन्हें पहले ही होना चाहिए था, और इत्तेहादियों के गिले दूर करने जा रहे हैं। अच्छा, हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसका मतलब इत्तेहादियों की तो मौजें होने जा रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस मौके पे भी इत्तेहादी कोई ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हिस्सा मांग सकते हैं, चाहे कोई और एमकेएम हो या क्या काफ़ली जीडीए कोई भी? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग हो सकता है और ब्लैकमेलिंग के इसीलिए कि ब्लैकमेलिंग का ज़्यादा उम्मीद रहता है कि इमरान खान ऐसा स्टेप ले रहा है
देखिए, किसको नहीं पता है, जैसे इन्होंने कहा, सही कहा, किसको नहीं पता कि पीटीआई और काफ का कोई ख़ास ये नहीं है, ख़ास क्या लीडरशिप में एक एक के लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है, मगर फिर भी उनको एक सीट मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है ना कि वो नून के पास ना चले जाएं और जाके उनके लिए अपना वोट ना दे दें, तो उनको ये किया जा रहा है। मगर सिस्टम देखिए, अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग, एमपीएस जो है पाकिस्तान के प्रोविंशियल असेंबलीज में, उनको पैसे नहीं मिलते, एमएनएस को पैसे मिलते हैं खर्चने के लिए, एमपीएस को नहीं मिलते हैं। तो इलेक्शन के बाद एक ही तरीका है उनको पैसे बनाने का, एंड यू नो व्हाट दैट इज, वोट बेचो। 5-7 करोड़ इज द गोइंग प्राइस, वोट बेचो। और आप, यही एक तरीका है उनका, इसलिए को पैसे ही नहीं है उनको ज्यादा इस चीजों के लिए देने के लिए। तो अब इसलिए मैं इमरान खान कहता है, और मैं सपोर्ट करता हूं कि यार ओपन वोटिंग करो। जब ओपन वोटिंग होता है तो आपको नोट नहीं मिलते हैं, मगर इन्होंने कहा है नहीं, ओपन वोटिंग गलत है, इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। सुनिए तो सही, ओपन वोटिंग जो रिश्वत खत्म कर देता है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर सीक्रेट वोट्स जो है, जो खरीद और फरोख्त उससे होता है, वो मुनासिब है। अब आप समझते हैं कि क्यों मैं कहता हूं कि ये स्टेट नहीं है, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक किताब लिखा था अयूब खान ने, उसने कहा था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, आपको याद होगा। इधर एक और किताब लिखना चाहिए इस सिस्टम के बारे में, थीव्स नॉट डिक्टेटर्स। चोर यस, डिक्टेटर्स नो। ये है हमारा मोटो इस सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में वैसे बहुत सारी सियासी जमातें, हिलाली साहब, वो अग्री कर भी लें बेशक ओपन बैलेटिंग से, लेकिन उनका एतराज ये है कि ये काम होना आईनी अमेंडमेंट से है, और वो फिर जाहिर है सियासी जमातों को ही कर रहे हैं। अब उसके लिए इतनी जल्दी फौरी तौर पर जाहिर है वो नहीं हो सकता मामला सारा, और उसके लिए ना तो वो माहौल है। लेकिन बहरहाल आपकी बात, अपने कंसर्न्स अपनी जगह ठीक है। इमरान साहब, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि अदम एतमाद की तरफ रुझान लग रहा है पीपल्स पार्टी का, आपको लगता है कि जो इस वक्त इत्तेहादियों का मूड है, अभी कोई बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि हुकूमत के लिए कोई परेशानी है? एमक्यूएम को भी मरदमशुमारी पर आराम कर लिया है, इधर काफ लीग को भी सेनेट की नशिस्त दे दी है, उससे पहले ज़रा मिल भी लिया था जाके, तो मतलब इमरान खान साहब अपने तरफ से सेफ हैं अपनी इत्तेहादियों की तरफ से? देखिए, काफ लीग जो है ना इस वक्त फेंस पे बैठी हुई है, और मैं समझता हूँ चौधरी बरादरान जो हैं वो बड़े ही मंझे हुए और ना सिर्फ सियासी खिलाड़ी हैं, बल्कि वो सियासत के रमूज को इमरान खान साहब से कहीं बेहतर समझती हैं। ठीक है, उन्होंने ये देखना है कि उनके लिए फ्यूचर में ज्यादा बेहतरी कहाँ पे है। और लेकिन ये बात जरूर है कि वो एक वजादार सियासतदान है, वो इस तरह से नहीं करते कि एकदम से किसी की पीठ में छुरा गोप दें, वो मामलात को आसान तरीके से निभाते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हिलाली साहब जो बात करते हैं ना सिस्टम की, भाई सिस्टम नहीं ठीक तो किसने ठीक करना? मैंने या हिलाली साहब ने तो नहीं करना। इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, वो तो कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग कराना चाहता हूं। ओपन बैलेटिंग कैसी आप बात करते हैं? ओपन बैलेटिंग जरूर कराएं, लेकिन पहले आइन में तरमीम तो करवा लें। ये तो बात मैंने खुद मैं कह रही हूं ना कि वो तो जाहिर है तरीके से ही होगा ना। ये ऐसे नहीं होता कि वो मुंह से निकाल दे और काम हो जाए, हर चीज का एक तरीकाकार होता है। अगर मैं आज ये कह दूं कि भाई मैं हिलाली साहब की तरह मैं डिप्लोमेट बन के तो काम करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए पहले सीएसएस करना पड़ेगा, इम्तहान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें इस तरह से नहीं हो जाती कि एकदम से हो जाए। इमरान खान साहब जरूर, इमरान खान साहब ओपन बैलेटिंग जरूर कराएं, हम सब ओपन बैलेटिंग के हक में हैं, लेकिन सिस्टम के तहत वो आइन में तरमीम करवाएं और जरूर करवाएं। वो तो ऑपोजिशन जमात, उनके पास अक्सरियत है नहीं, ऑपोजिशन जमातें साथ नहीं बैठ रही, तो वो किस तरह कराएं हिलाली साहब फिर इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब? देखिए, सीधी बात यह है कि मैं समझता हूं कि अगर एक अच्छे सिस्टम के रास्ते में एक रुकावट है, एक ज़बानी रुकावट है, तो बड़े आसानी से वो सब लोग मिल के कर सकते हैं, मगर इस शर्त पे कि वो ईमानदार हों। जब चोर है तो चोर को आप कहते हैं ईमानदार बन जाओ, इसलिए कि फिर तुम्हारी चोरी हो नहीं सकेगी। मैंने आई डोंट अंडरस्टैंड, एक चोर है वो कहता है मैं मेरा जिंदगी गुजरता है चोरी से,
आप कह रहे हैं कि ना मैं तुम्हारे को रोकने के लिए एक तरीका है, मुझे मदद करो तुम्हारी चोरी को डिस्कवर करने के लिए या रोकने के लिए। आप सोचिए, कभी नहीं होगा। तो ये खुद ही करने नहीं देंगे, आपका ये ख्याल है? लेकिन मेरा इसमें बड़ा इतराज है, सब चोर नहीं है हिलाल साहब, सब चोर नहीं है। ये नहीं है कि सब ही चोर है, या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नॉन में सब चोर नहीं है, कोई होंगे, कुछ होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त तो चोर या ना चोर होने की बात नहीं है, बात यह है कि वो माहौल ही नहीं है जिसमें मिल बैठ के इख्तिलाफ को दूर करके इत्तेफाक के साथ कोई काम हो जाए। मेरा सवाल अब आप दोनों से ये कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेनेट इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उनमें जो मेजॉरिटी बन रही है, जितनी सीट्स बन रही हैं वैसे आएगी, या कोई अनयूजुअल आपको चेंजेस भी कुछ नज़र आ सकते हैं? चूंकि ओपन बैलेटिंग तो बहरहाल अभी इस इलेक्शन में तो नहीं होने जा रही। पहले इमरान साहब आप रिस्पॉन्स करते हैं, फिर मैं हिलाली साहब से बोलूंगी। मुझे तो ये लगता है कि जो रिजल्ट नजर आ रहे हैं वही होगा, कोई अनयूजुअल नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से जिसकी जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक ही उसको उतने सेनेट की नशिस्तें मिल जाएंगी, क्योंकि कोई इस तरह का जो आप समझ लें कि कोई बिल्कुल ही अनयूजुअल चीज़ सामने आ जाए या इटली उत्ते आ जाए, ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतनी वो चीज़ नहीं है। ये सीधी सीधी गेम है। पीटीआई ज़्यादा सीटें जीतेगी सेनेट में, पीपल्स पार्टी की एक सीट बढ़ जाएगी, मुस्लिम लीग नून की सीटें कम हो जाएंगी और शायद मौलाना साहब की भी एक सीट बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का बन जाएगा, ये कयास है कि सामने उनकी अगर ज्यादा, हाँ, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, और हो सकता है पीडीएम जो है, नाम नहीं वैसे अभी तक कोई ज्यादा सामने आ रहे, फ्लोट नहीं हो रहे अभी तक, हालांकि बहुत कम टाइम रह गया है। हाँ, कौन बनने जा रहा है सेनेटर? लेकिन हमारे वाकफा नियाल ये जरूर बताते हैं कि वजीर आजम हाउस में जो चीजें हो रही हैं उनमें वजीर आजम इमरान खान साहब की ये जरूर ख्वाहिश है कि इस दफा सेनेट के इलेक्शन में वो शहजाद अकबर साहब, जुल्फी बुखारी साहब और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो चाहते हैं कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का नाम लिया जा रहा है, कि कुछ ऐसे ये लोग हैं जिनको इमरान खान सब चाहते हैं कि वो सेनेट में इस दफ़ा मुंतखब हों और सेनेटर यानी मुशीरों को वजीर भी बनाया जा सकता है। हिलाली साहब, व्हाट डू यू थिंक, रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी नंबर्स ही आएंगे या कुछ अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? नहीं, मेरे ख्याल में कि अगर इस हुकूमत को चलना है तो मेरे ख्याल में एज पर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट आएगा और इनकी अक्सरियत होगी। मगर अगर फैसला ये हुआ है कि इसको चलने नहीं देना है तो फिर गड़बड़ शायद हो सकता है। ठीक है, चलें जी, देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। बहरहाल सफ़ें अपनी अपनी तरतीब जा रही हैं दोनों जानिब से, देखते हैं कि क्या कौन लोग नए मुंतखब होते हैं सेनेटर्स और उससे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ दिफाई ताउन के हवाले से पाकिस्तान की बदलती तरजीहात की तरफ बात करेंगे कि कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के करीब हो रहा है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की करीब हो रहे हैं, हर मामले में ही दिफाई ताउन भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान की बहरिया के लिए ख़ासतौर पर तुर्की में तीसरे बहरी जहाज़ के लिए अमली तौर पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। क्या ऐसा ही है मामला? दिफाई ताउन बढ़ाना कितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, बात करते हैं। हिलाली साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? डू यू थिंक कि जो हमारी दिफाई ज़रूरियात हैं उसके लिए अब हम मुख्तलिफ ममालिक पर इन्हिसार करें? टर्की के साथ इन्हिसार करने से आपको क्या लगता है फ़ायदा होगा हमें आने वाले दिनों? हाँ, देखिए, वो सेकंड जनरेशन थोड़ा सा जो टर्की के नेवल कोऑपरेशन जो हो रहा है, काफ़ी मॉडर्न सी जहाज़ें हैं उनके, नॉट टॉप ऑफ द लाइन, मगर हमारे यूटिलिटी के लिए हैं। तो अगर हम उनसे ख़रीद रहे हैं और वो हमें बेच रहे हैं, और कोई तो नहीं बेचेगा जो वो कर रहे हैं, तो वो और कोई बेचेगा, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, शायद हमें कुछ डिस्काउंट पे भी मिल रहा है, तो अच्छी बात है। जनरली स्पीकिंग कोऑपरेशन एक ब्रादरा मुल्क है और उनका टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है वो रीज़नेबल है, तो हम उनसे ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं। बात असल ये है ना कि हम अगर अलायंस की बात कर रहे हैं ना, अलायंस वो नहीं है, वो नहीं है, इसलिए कि टर्की बहुत दूर है, हाँ दूर है, और वो खुद एक नेटो का मेंबर है, वो कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए बगैर नेटो के इरादा। और इस लिहाज से इंडिया के साथ अमेरिका और इजराइल और ईरान भी इंडिया के साथ लाइन अप हुआ है, तो हम लोगों के लिए चाइना है, बस यही एक मुल्क है जो हमें मदद कर सकता है इन एन इमरजेंसी एंड वॉर। दूसरे कुछ फासले पे हैं, उनका इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता।
ठीक है इमरान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? आप समझते हैं कि कोई ये हम डिफेंस ब्लॉक बना रहे हैं अपना, हमने जो डिफेंस तरजीहात हैं अपनी कुछ बदली हैं, टर्की की तरफ हम काफ़ी मामलात में अब ज़्यादा आगे जा रहे हैं? देखिए, तुर्की के साथ एक तो पाकिस्तान का 2000 से एक मुआहदा है जिसमें पाकिस्तानी फौजी अफसर और तुर्की के फौजी अफसर आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम भी करते हैं और ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरे, तुर्की जो है अब वो पाकिस्तान को, अमेरिका के बाद सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया में अब चाइना जो है वो देखें, अमेरिका के बाद अब सबसे बड़ा असला सप्लायर जो मुल्क है वो, अब तुर्की जो है उसमें वो भी अपना मुकाम बना रहा है। और तुर्की की जो अहमियत इस्लामी लिहाज से है वो आप देखें कि अब मुस्लिम उम्मा की जो बात की जाती है उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद अब आने वाले दिनों में तुर्की उसको लीड करे। तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक अच्छी बात है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान का दोस्त भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, और फिर एक उसके साथ मुस्लिम उम्मा का मामला है, तो ये सारी चीज़ें मिलके अगर पाकिस्तान के साथ वो खुलूस के साथ ताउन कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ टेक्निकली आप समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, क्योंकि जितना तरक्की याफ्ता टर्की है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है? पाकिस्तान डाइवर्सिफाई कर रहा है। देखिए वो रशिया के साथ भी कर रहे हैं, अब तुर्की के साथ भी कर रहे हैं, चीन के साथ भी, यानी अब डिपेंड सिर्फ अमेरिका पे नहीं करना चाहते। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात यह है कि देखिए हम अपने से तो अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, इसलिए हमारा तो फायदा ही है। अगर तो और अगर हमें वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही तो और भी फायदा है, और उससे अगर इंडिया के पेट में दर्द हो रहा हो तो और भी ज्यादा फायदा है। आपको याद होगा कि हमारे जो F-16 है उनकी भी मेंटेनेंस जो है वो अब तुर्की करता है, इसलिए हमारे लिए तो अच्छी बात है ये। चलें जी, ठीक है, अच्छी बात है कि हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ ना सिर्फ ये कि दिफाई ताउन के हवाले से भी बल्कि सयाहत के शोबे में भी, जो हम सकाफ़त की बात करते हैं उस शोबे में भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन हमें नज़र आ रही है टर्की की तरफ पाकिस्तान की। तो कुछ शिफ्ट्स नज़र आ रही हैं हमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जिस पर हम नज़र भी रखे हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन डिस्कस भी करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अब आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।